नमस्कार, आदाब, रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। ईरान पे इजराइल के हमले का आज छठा दिन है और हम फिर से आपके पास आए हैं दिन भर का रैप लेके कि कल दोपहर से लेके रात तक में क्या-क्या चीज़ें हुई और उसके क्या-क्या मायने हो सकते हैं, क्या-क्या प्रोजेक्शंस हो सकते हैं। हमले लगातार एक दूसरे पे हो रहे हैं लेकिन जो इंटेंसिटी है उसमें कमी आई है। अ, इज़राइल की तरफ से अभी भी मोस्टली जो हमला हो रहा है वो सैबोटाज ऑपरेशन वाला है। जो इन्होंने ये पहले दिन क्लेम किया था कि हमारा इरानियन स्काई पे कंट्रोल हो गया है, वो उस तरह की कोई भी चीज़ अभी देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि इज़राइल ने पूरे ईरान पे क्लेम नहीं किया था, उसने ये कहा था कि वेस्टर्न बॉर्डर से तेहरान तक पे हमारा हो गया कब्जा, यानी एयर डोमिनेंस हमारा हो गया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कल अपने एक मैसेज में ये कहा कि पूरे ईरान पे हो गया। तो एनीवे डोनाल्ड ट्रंप पे अभी हम आएंगे। तो ये जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। फाइटर जेट्स उतनी तादाद में अभी भी ईरानियन बॉर्डर्स के अंदर में नहीं घुस रही हैं। मोस्ट ऑफ द अटैक्स जो अभी भी हो रहे हैं वो स्टैंड ऑफ वेपन से हो रहे हैं, जो इराकी एयर स्पेस से हो रहे हैं। यहाँ पे मैं फिर से दर्शकों को याद दिला दूं कि इराकी एयर स्पेस पे अमेरिका का कब्जा है। अमेरिका के साथ जो इराक ने डील की थी उसके मुताबिक उसकी एयर स्पेस जो है वो अमेरिका कंट्रोल करता है, इराक कंट्रोल नहीं करता। पहली चीज। दूसरी ये कि जो जवाबी कार्रवाई हो रही है ईरान की तरफ से मिसाइल्स की, उसके यानी उसका जो तरीक़ेकार है उसमें एक चेंज देखने को मिला है। जो पहले 2 दिन होती थी कि 100 मिसाइल्स एक बार बराज़ में मारी जाती थी, वो चीज़ अब नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि आइडिया जो है वो अब ये है कि पिन पॉइंट स्ट्राइक किया जाए। जो बराज ऑपरेशन होता है वो बेसिकली सरफेस टू एयर मिसाइल्स को एग्जॉस्ट करने के लिए होता है। तो अब जो ऑपरेशंस हो रही हैं उसमें दिन में कई बार, पहले ये कि सिर्फ रात में होती थी, अब दिन में कई बार स्मॉल वॉलीज, यानी कभी 2 मिसाइल, कभी 15, कभी 30, कभी 5, कभी 7, ऐसे मिसाइल्स जो हैं फेंके जा रहे हैं। इसका रीजन क्या होता है कि जब आप एक बार बराज मिसाइल की मारते हैं और अगर आप सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरी को हिट करते हैं तेल अवीव के अंदर में या और कहीं भी, तो फिर उसके बाद उसको मूव किया जाता है। अब ईरान के पास वो डायरेक्ट सैटेलाइट डेटा नहीं है जिस तरह से इसराइल जो है अमेरिका जो है इसराइल को प्रोवाइड करता है। जो डायरेक्ट सैटेलाइट इमेजरी होती है या और जो सिग्नल इंटेलिजेंस होता है जिसके अंतर्गत इसराइल जो है लोकेट करता है कि कहाँ पे ईरानियन सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, और उनको स्ट्राइक करता है। तो ईरान के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो ईरान क्या करता है कि अनाउंस करता है मिसाइल लॉन्च, और 2 या 3 मिसाइल्स पहले जाते हैं। उससे ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग सरफेस टू एयर बैटरी हैं वो ओपन होती हैं, यानी उनके रडार्स जो हैं वो ओपन होते हैं और फिर उनका लोकेशन जो है वो डिटेक्ट होता है, और उसके बाद फिर सेकंड वॉली मारी जाती है। कल जो हमले हुए हैं उसमें हर्जीलिया में, जैसा मैंने कहा कल भी बताया था, वहाँ पर जो मोसाद का हेडक्वार्टर है उस पर हमला हुआ है। उसके अलावा तेल अवीव में भी एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिक टारगेट जो है उसको हिट किया गया है। जैसा हमने कहा, इसराइल में बहुत ही इंटेंस यानी सेंसरशिप है अभी। आप कोई भी चीज़ नहीं बोल सकते। इनफैक्ट वेस्टर्न मीडिया को भी ये बोला गया है कि आप पूरी बात नहीं बता सकते। फिर भी जो कुछ रिपोर्टिंग बीबीसी और इनके तरफ से हुई है उसमें वो कह रहे हैं कि बड़े मिलिट्री ठिकानों पे कल जो है वो हमला हुआ है, लेकिन उसका नाम नहीं बता रहे हैं क्योंकि सेंसरशिप है। एक और चीज़ जो देखने को मिल रही है वो ये है कि इंक्रीजिंगली, जो हमने पहले दिन ये बात की थी कि एयर डिफेंस बैटरी जो हैं वो उसका परफॉर्मेंस जो है वो गिरता जाएगा क्योंकि वो डिप्लीट होता जाएगा। अब इसकी तस्दीक जो है वो वॉशिंगटन पोस्ट ने कर दी है। इनफैक्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, मैक्स ब्लूमेंथॉल ने पहले इसको मेंशन किया है, और वो उसके बाद आप वॉशिंगटन पोस्ट की वो कटिंग भी देख सकते हैं जहां ये मेंशन किया गया है। उनके हिसाब से इसराइल के पास 10 से 12 दिन की टोटल सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो है बची हुई हैं, और हर दिन इसराइल तकरीबन $300 मिलियन के आसपास सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो है वो खर्च कर रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे समझना कि क्या ये रीज़न तो नहीं है कि अमेरिका युद्ध में शामिल होना चाहता है, क्योंकि इसराइल ने ये सोचा था कि ये डिकैपिटेटिंग अटैक होगा, यानी आपने पहले दिन हमला किया और वहाँ पे गवर्नमेंट जो है कोलैप्स हो जाएगी और आर्मी उनकी कोलैप्स हो जाएगी। लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो क्या जिसको हम बोलते हैं वॉर ऑफ एट्रीजन, वो वॉर ऑफ एट्रीजन के लिए इसराइल तैयार है।
वॉशिंगटन पोस्ट का मानना है कि वो इसके लिए तैयार नहीं है। इनफैक्ट हम लोगों ने भी जो कुछ वीडियोस देखे हैं उससे ऐसा लगता है कि अब सरफेस टू एयर जो बैटरीज हैं इसराइल की, वो बड़े पैमाने पे उन या तो वो हिट की गई हैं या वो एग्जॉस्ट कर दी गई हैं। अभी भी कुछ ड्रोन्स भी अभी भी भेजे जा रहे हैं। हालांकि ड्रोन्स ज़्यादा अमाउंट में तब भेजे जाएंगे जब ये सरफेस टू एयर बैटरीज कंप्लीटली जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, यानी एग्जॉस्ट हो जाएंगी कम से कम। फिर ज़्यादा ड्रोन्स जो हैं स्वार्फ जो भेजे जाएंगे। फिलहाल कुछ ड्रोन्स जो हैं वो इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के लिए भेजे जा रहे हैं और उनको भी मार गिराने में अब मुश्किलात पेश आ रही है, यानी दूसरे वेपन्स उनको यूज करने पड़ रहे हैं कई बार। कल इनफैक्ट हम लोगों ने एक वीडियो देखा जिसमें एक ड्रोन को एक हेलीकॉप्टर बहुत देर तक उसको चेज करता रहा मार के गिराने के लिए, वो ईरानियन ड्रोन को। तो ये चीज़ें हो रही हैं। इसराइल ने कल बहुत बड़ा एक साइबर अटैक किया ईरान के ऊपर में, और उसकी इंटरनेट जो है तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे तक बिल्कुल कोलैप्स हो गई थी। लेकिन फिर से उसको लेट नाइट, यहाँ आप समझिए कि इंडियन टाइम के हिसाब से तकरीबन 1 से 1:30 बजे रात को फिर उसको रिस्टोर किया गया है। तो ये कार्रवाई और जवाबी कार्रवाई चल रही है। अब बात करते हैं अमेरिका के इसमें पार्टिसिपेट होने का। कल तमाम बयान जो हैं वो ट्रंप ने दिए, जो उनका एक तरीका है, जो एक यानी कम अकल आदमी का जो एक तरीका होता है बोलने का, उस तरीके से वो बयान आ रहे थे। सरेंडर, हमारा ईरान के उस पर कब्जा हो गया है, एयर सुपरियॉरिटी हमारी हो गई है, मुझे पता है अयतुल्ला खामेनी कहाँ पे है और हम उसको हमने मारा नहीं, लेकिन मुझे पता है मैं उसको मार सकता हूँ। तो इस तरह की सारी चीज़ें आई। तो ये मतलब यानी उसके तरफ से चल रहा है। एक इस तरह का ऐसा इशारा जो है अमेरिका की तरफ से मिल रहा है कि अपने कोर इंटरेस्ट को डिनाई करते हुए वो इस वॉर में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। कोर इंटरेस्ट क्या है? जैसा मैंने कल भी कहा था कि खुद नेशनल इंटेलिजेंस एस्टीमेट जो उनका है, उनकी जो हेड हैं तुलसी गबार्ड, उनके बयान को खारिज किया। इनफैक्ट कल ट्रंप ने और वांस ने ही थ्रू तुलसी गबार्ड अंडर द बस। वो डेमोक्रेट पार्टी छोड़ के आई थी सोच के कि ये एंटी वॉर पार्टी है, और यहाँ पर उनको ही जो है उनकी पोजीशन जो है वो नल एंड वॉइड कर दी गई। कल कहा गया कि तुलसी ने बोला होगा लेकिन हम उसकी बात को नहीं मानते। इनफैक्ट टकर कार्लसन जो वॉर के विरोध में थे और वो लगातार इंटरव्यू कर रहे हैं और लगातार इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी कल एक तरीके से बेइज्जत किया गया। तो यानी वो सारे लोग जो एंटी वॉर खेमे से आए थे और वो ट्रंप के साथ इसलिए आए थे कि वो एंटी वॉर और एंटी डीप स्टेट हैं और एंटी जायनिस्ट और यहूदी लॉबी के हैं, वो उनको ट्रंप ने कल धक्का मार के एक तरीके से साइडलाइन कर दिया है। डेमोक्रेट पार्टी के तरफ से ना के बराबर प्रोटेस्ट है, वो चरमरा चुकी है। वो कभी भी वॉर का विरोध तो खैर करती भी नहीं। दूसरा ये है कि इलीगल वॉर अगर इजराइल के हक में लड़ा जाए तो उसका बिल्कुल भी विरोध नहीं करती है। फिर भी कल कुछ सीनेटर्स और कुछ कांग्रेसमैन ने, बहुत कम, उसमें रो खन्ना और ये लोग शामिल थे, उन्होंने एक बिल जो है वो प्रपोज किया है, मूव किया है प्रपोजल कि बिना यानी एक्सप्रेस ऑर्डर के, बिना एक्सप्रेस परमिशन के कांग्रेस के अमेरिका इसमें शामिल ना हो। ये इलीगल वॉर है, वो इलीगल करार दिया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि उसको इनफ सिग्नेचर जो हैं वो अभी तक मिले हैं। हालांकि आगे मिल सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, इसके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल ल्यूक वॉर्म है। जहाँ तक पब्लिक ओपिनियन का सवाल है, कल इकोनॉमिस्ट और YouGov ने सबसे लेटेस्ट पोल किया। ये पोल 13 तारीख से शुरू की गई, जिस दिन से ये जिसके बाद से ये हमला हुआ था, और अभी जो है वो 15 तारीख और उसमें 15 तारीख तक के यानी लोगों के मत लिए गए हैं, और ओवरवेलमली अमेरिका में लोग युद्ध के खिलाफ हैं। आप अपनी स्क्रीन पे उस पोल को भी देख सकते हैं। सिर्फ डेमोक्रेट में नहीं, सिर्फ रिपब्लिकन में नहीं, मागा, यानी आप जिस तरह से भी हर एज ग्रुप, यानी आप देख सकते हैं इसमें कि 16 बरस वाले से ऊपर से लेके और इवन 65 बरस वाले तक की जो पॉपुलेशन है, जो कि जनरली इंथुजियास्टिक रहती है वॉर के लिए, बुढ़े जो हर देश में इंथुजियास्टिक होते हैं वॉर के लिए, उसमें भी जो है मेजॉरिटी वॉर के अगेंस्ट में है। सारे ग्रुप्स में, वाइट्स हो, ब्लैक्स हो, हिस्पैनिक हो, सारे ग्रुप्स में वॉर के अगेंस्ट हैं। उसके अलावा आप यानी वोटिंग उनका आइडियोलॉजिकल उससे देखें तो इंडिपेंडेंट, डेमोक्रेट, रिपब्लिकन, मागा, सारे वॉर के अगेंस्ट में है। लेकिन ये मैं बार बार कहता रहा हूँ कि लोगों को ये लगता है कि ये वेस्टर्न डेमोक्रेसी जो है वो अपने लोगों के ओपिनियन से चलती है, पर ऐसा कभी होता नहीं है। ये दिखाने के लिए अच्छा है, कहने के लिए अच्छा है, पर रियल टाइम में ऐसा कुछ होता नहीं। क्योंकि आप याद रखें कि पब्लिक ओपिनियन इराक वॉर में भी अगेंस्ट में थी, फिर भी वो उस ओपिनियन के
को ताक पे रखते हुए लॉबी के यानी इसी सेम इजराइली लॉबी के बात को मानते हुए इराक पे जो है वो हमला किया गया और रीजन को डिस्टेबलाइज किया गया। तो वो चीज़ यहाँ भी आपको देखने को मिल रही है। अगर इसमें अमेरिका शामिल होता है तो क्या होगा? अमेरिका शामिल होगा तो वो जो उसके बेसिकली वो बंकर बस्टर बॉम्ब्स जो हैं GBU-57 उसको यूज़ करने की कोशिश करेगा। यही इकलौता बॉम्ब है जो फर्दो न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्लांट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि ये 60 मीटर तक 61 मीटर तक होल करके अंदर जा सकता है और फिर इसके बाद फूकता है। और फर्दो जो है वो 30 मीटर के आसपास ज़मीन के अंदर है, तो इस पे हमला किया जा सकता है उस प्लेन से। लेकिन ईरान के पास क्या ऑप्शंस हैं? अगर तो वॉर कंटिन्यू होती है इसी तरह से, तो ईरान के पास ये ऑप्शंस हैं कि वो जो गल्फ है, गल्फ से खासकर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको माइन कर दे, और तेल जो है वहाँ पे करीब दुनिया का 25% तेल वहाँ से निकलता है, तो उस पे जो है रोक लगाने की कोशिश करे। दूसरा ये कि जो अमेरिकी बेड़े हैं वहाँ पे आएंगे या उस इलाके में होंगे, उन पे शॉर्ट रेंज मिसाइल से हमला करने की कोशिश करें। अमेरिकन बेसिस जो सुन्नी अरब कंट्रीज़ में हैं उस रीजन में, चाहे वो सऊदी अरब में हो, चाहे वो कुवैत में हो, UAE में हो, कतार में हो, अगर उनके बेसिस से हमला होता है तो उन बेसिस पे भी हमला किया जा सकता है, ऐसी प्लानिंग है। हालांकि टैक्टिकली पीछे क्या प्लानिंग हो रही है किसी को नहीं पता, बट ये कुछ सिनेरियोज हैं जो हम जानते हैं कि इस तरह के सिचुएशन में जो है इन्वोक किए जा सकते हैं। अभी भी पूरी कोशिश इसराइल की है कि अमेरिका इस वॉर में शामिल हो। अमेरिका जान रहा है कि इसराइल का सरफेस टू एयर वेपन्स और AD सिस्टम जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और अब मजीद हमले जो हैं वो और ज़्यादा डेडली होंगे। इसलिए अब ये उसके पास यानी वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे हैं कि यहाँ पे क्या किया जाए, इसमें शामिल हो या ना हो। एक चीज़ है। दूसरी ये कि सैबोटाज की कोशिश भी या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिश भी इसराइल जो है वो कर सकता है। उसने पहले भी किया है, उसकी पूरी हिस्ट्री रही है इस तरह के ऑपरेशंस करने की, और वो अब भी कर सकता है। एक चीज़ जो यहाँ देखने को मिली, एक ट्वीट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अमेरिकी नागरिकों को भी इसराइल छोड़ने से, यानी बहुत सारे डुअल सिटीजनशिप हैं बहुत लोगों के, तो उनको भी इसराइल बाहर जाने से रोक रहा है, यानी उनको जाने देना अलाउ नहीं कर रहा है। वो चाहता है कि हमलों में अमेरिकी नागरिक जो है मारे जाएं ताकि अमेरिका जो है इसमें वॉर में शामिल हो। तो ये चीज़ जो है वहाँ देखने को मिल रही है। तो फिलहाल यही सिचुएशन है। जैसे सिचुएशन और एक्सकेलेट या डिस्केलेट करती है, हम आपके पास और भी अपडेट लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।